हेलो नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल आप सब। क्या है आप अच्छे होंगे। मैं महेश परमार द मेडिकल मेंटोर। आज हम फिर लेके आ गए आपके लिए नया टॉपिक द मेडिकल मेंटोर पे टीबी। टीबी के बारे में हम पूरा आज वीडियो डिटेल में देखेंगे कि टीबी फैलता कैसे है और इसके अलावा कौन कौन से टीबी के अंदर पॉजिटिव एजेंट होते हैं। ये सारी चीजें आज हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि टीबी होता क्या है। कई बार आपने सुना होगा टीबी जो होता है वो बहुत सारे एड आते हैं, उसमें बताते हैं कि जो अमिताभ बच्चन पहले बोलते थे, वो बोलते थे कि किसी भी आदमी को अगर 7 दिन से लंबी खांसी हो तो अपने टीबी की जांच जरूर करवाए। इसके अलावा आपने देखे होंगे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत सारे एड चलते हैं, उनमें बताते हैं कि आपको इतने दिन तक खांसी, 15 दिन 7 दिन तक खांसी हो तो आप खांसी की जांच करवाइए, बलगम की जांच करवाइए, जिससे कि आपको टीबी हो या नहीं हो उसमें पता चल जाता है। कई गांवों में गाड़ियां घूमती है। इसके अलावा जो आशा कार्यकर्ता होती है ये सारी आपको बताती है कि आपको इतने दिन तक खांसी हो तो आप टीबी की जांच करवाइए, एक्सरे करवाइए। इसके अलावा आप HRCT करवाइए, सारी चीजें आपको बताते हैं। अब हम देख लेते हैं टीबी का जो दूसरा नाम होता है, साइंटिफिक लैंग्वेज में अपन इसे देखते हैं तो टीबी का नाम होता है ट्यूबरकुलोसिस। अपन इसको एक साइंटिफिक लैंग्वेज में अपन इसको ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस टीबी का साइंटिफिक नाम है। हम देखते हैं कि टीबी का जो इंट्रोडक्शन होता है, टीबी का इंट्रोडक्शन होता क्या है। सिंपल सा फंडा कि टीबी का जो इंट्रोडक्शन होता है क्या है, मैंने भी बताया कि ट्यूबरकुलोसिस होता है। ट्यूबरकुलोसिस किसको मतलब क्या बोलते हैं टीबी को। टीबी जो है एक क्रॉनिक इन्फेक्शन है साहब। क्रॉनिक इन्फेक्शन बहुत ज्यादा होता है, इस नाम को देखिए आप, क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है टीबी का। क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है, ये क्रॉनिक इन्फेक्शन हो गया। डिजीज दैट कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। टीबी जो है ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया को कॉज करता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया को कॉज करता है, इसकी वजह से आपको टीबी होती है। ये बैक्टीरिया जो होता है बहुत, मतलब कि जिसको 15 दिन तक खांसी है उनमें ज्यादा देखा जाता है बैक्टीरिया। खास करके जैसे ओल्ड एज जो रह गए, जो अपन बोल सकते हैं जिनको ज्यादा खांसी चलती है। इसके अलावा जो बीड़ी तंबाकू ये खाते हैं, इनको क्या क्या ज्यादा अपन बता सकते हैं इनको टीबी ज्यादा होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसके अलावा जो छोटे बच्चे रहते हैं, आपने कई बार देखा हो कि बच्चों को टीबी की गोलियां बहुत ज्यादा देते हैं। न्यूबॉर्न बेबी को टीबी को, क्योंकि जो बच्चे जिनके लंग्स कमजोर रहते हैं, जिन बच्चों के लंग्स कमजोर रहते हैं उनमें क्या कॉमनली एक बात होती है, उन बच्चों लंग्स कमजोर रहेंगे तो सही से सांस लें, उनको निमोनिया के खतरे रहते हैं। निमोनिया होने के बाद आपको बच्चों को टीबी होने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। अब हम देख लेते हैं कि जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है ये काम क्या करता है, फैलता कैसे। इट प्राइमरली अफेक्ट द लंग्स। क्या करता है कि ये लंग्स को अफेक्ट करता है, सब फेफड़ों को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है। टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस प्राइमरली लंग्स को अफेक्ट करता है। क्या, पल्मोनरी टीबी, जिससे अपन को क्या होती है, पल्मोनरी टीबी होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं अपने को। इसके अलावा बट कैन ऑल्सो बी इन्वॉल्व अदर ऑर्गन, अदर ऑर्गन को भी इफेक्ट करता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में अदर ऑर्गन कौन कौन से आ गए। फर्स्ट ऑफ ऑल द किडनी को अफेक्ट करता है, किडनी को अफेक्ट करेगा। उसके बाद में स्पाइन को अफेक्ट करेगा। कई बार आपने देखा होगा स्पाइन का मतलब अपन देख सकते हैं, स्पाइन के अंदर एक ऐसा आता है कि कई बार कई लोगों को, मेरे पास में अभी थोड़े दिन पहले एक केस आया था जिस लड़के को 22 से 23 साल का एक लड़का था, मेरा मित्र ही था। तो उसको क्या कि स्पाइन की टीबी हो गई थी। स्पाइन की टीबी में ऐसा रहता है कि आपकी जो स्पाइन की टीबी रहेगी उसमें लंबर जो स्पाइन रहती है, लंबर स्पाइन का तो स्पाइन की टीबी में स्पाइन जो हड्डी रहती है वो गल जाती है, बिल्कुल गल जाती है, जिससे कि आदमी खड़ा भी नहीं हो पाता, ऐसा होता है। और ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है मेरे ही दोस्त के साथ में। तो स्पाइन टीबी भी बहुत क्रॉनिक होती है, क्रॉनिक इन्फेक्शन बोल सकते हैं इसको। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बहुत खतरनाक चीज होती है। आप इसको हल्के में ले रहे हो तो बिल्कुल इसको हल्के में नहीं लेना है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इज अ क्रॉनिक इन्फेक्शन, क्रॉनिक डिजीज अपन इसको बोलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखा था कि सब बोन को इफेक्ट करती है, अभी हम देख लिया किडनी को अफेक्ट करती है, स्पाइन को इफेक्ट करती है। इसके अलावा ब्रेन एंड लिम्फ नोड को भी इफेक्ट करती है, कि सब ब्रेन को इफेक्ट करती है। बहुत सारों को क्या क्या ब्रेन को इफेक्ट कर देती है। ब्रेन को इफेक्ट करने के बाद में क्या क्या कई बार अलग अलग डिजीज इसकी हो जाती है इस वजह से।
इसके बाद अपन देख लेते हैं इसके कॉजेटिव एजेंट क्या क्या होते हैं। जो टीबी रहती है इसके पॉजिटिव एजेंट क्या क्या होता है। पॉजिटिव एजेंट क्या हो गया समथिंग, अपन देखें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव एजेंट हो गया। अभी बताया मैंने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव एजेंट होता है क्या, एसिड फास्ट जो बेसिलस रहता है उसकी स्पीसीज अपन इसको बोल सकते हैं कि बैसिलस की स्पीसीज एसिड फास्ट स्ट्रेन की स्पीसीज होती है। इसके अलावा अपन देखते हैं समटाइम कॉज्ड बाय। अब समटाइम कॉज्ड बाय क्या, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस एक ऐसा बैक्टीरिया है जो अपने इंडिया में, भारत में तो ठीक है, इसके अलावा अदर कंट्री में भी बहुत ज्यादा फैला रहता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इंसानों के अलावा जानवरों में, पशुओं में बहुत ज्यादा देखा जाता है। इसमें क्या बता रहा है कि सब माइकोबैक्टीरियम बोविस नाम का जो बैक्टीरिया है, यह बैक्टीरिया सबसे ज्यादा पशुओं में या जानवरों में देखा जाता है। एनिमल्स में सबसे ज्यादा देखा जाता है अपना माइकोबैक्टीरियम बोविस। और इसके अलावा सेकंड जो है माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकनम। माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकेनम को देखिए आप, इसके नाम को देखिए अफ्रीकेनम मतलब माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकेनम, ये अफ्रीका में सबसे ज्यादा होता है, मतलब सबसे ज्यादा माइकोबैक्टीरियम इफेक्ट करता है अफ्रीका में माइकोबैक्टीरियम। इसकी ये जो माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है ये सबसे ज्यादा अफ्रीका में रहता है, इस वजह से इसका नाम भी माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकेनम है। ये जो हमने बताया है बैक्टीरिया बहुत क्रॉनिक डिजीज है, आप इसको हमेशा नोट करके रखिए, बैक्टीरिया बहुत क्रॉनिक डिजीज है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। फिर हम देख लेते हैं अगले में इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या होता है, बैक्टीरिया का मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या होता है उसको अपन डिटेल में देख लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आ गए हैं वापस हम अपने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के पास में कि ये फैलता कैसे है अपने पास में, कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये एक दूसरे से फैलता कैसे है, ये अपन इसमें डिटेल में देख लेते हैं कि बैक्टीरिया अपना फैलता कैसे। फर्स्ट में इसमें बता रहा कि एयरबॉर्न इन्फेक्शन। अब एयरबॉर्न इन्फेक्शन कैसे, मतलब कि जो पेशेंट है अपने पास में वो इससे इन्फेक्टेड है, जो अपने पास में पेशेंट है वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से इन्फेक्टेड है जिसको टीबी है, तो क्या इन्फेक्ट जो अपना इन्फेक्टेड पर्सन हुआ उसका कफ और जब उसने छीका स्पेक्स किया, उसने चिप्स उसने छीका वहां पे, तो छीका तो क्या एयरबॉर्न इन्फेक्शन हो गया। उसने छीका, सब छीका उसने, तो क्या वो उसके जो एयरबॉर्न रहेंगे वो एयरबॉर्न पूरे अपने एनवायरमेंट में घूमते रहेंगे। कोई आया सब दौड़ के हम जा रहे हैं सब मिलने उनसे, तो ऐसे इन्फेक्टेड हो तो उसके एयरबॉर्न लंग्स में चले जाएंगे। तो फर्स्ट पॉइंट अपना क्या होगा, एयरबॉर्न इन्फेक्शन। एयरबॉर्न इन्फेक्शन अपना यही होता है। सेकेंड जो अपना होता है इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स। अभी आपको बताया कि एयर ड्रॉपलेट्स क्या है, ये इफेक्ट करता है बैक्टीरिया इंटर लंग्स। बैक्टीरिया लंग्स के अंदर इंटर हो जाता है, क्या होता है बैक्टीरिया, इसको यहां से लिख देंगे अपन, बैक्टीरिया इंटर लंग्स, बैक्टीरिया इंटर लंग्स। इसका क्या है, इनहेलेशन ऑफ इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट। इसका ये हो गया, उन्होंने बताया बैक्टीरिया लंग्स के अंदर इंटर कर जाता है। अब इसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में मोड ऑफ ट्रांसमिशन अपन देख लिया, अब रिस्क फैक्टर्स में देख लेते हैं। अब रिस्क फैक्टर्स में देखते हैं कि सब बैक्टीरिया आपको इन्फेक्टेड किया, तो बैक्टीरिया ने आपको इन्फेक्टेड किया कि हाँ उसके रिस्क क्या क्या रहेंगे, सब आपको आप इन्फेक्टेड हो गए तो उसके रिस्क क्या रहेंगे, आपको किस बातों का ध्यान रखना पड़ता है, ये अपने को मेन इसमें ध्यान रखना। कितने चांस होते हैं अपने इसमें देखते हैं कि कितने चांस हो रहे सब आदमी के बचने के नहीं बचने के, किसकी इम्यूनिटी वीक होती है तो कैसे होती है सब। अब क्या कि इन्फेक्शन के जो रहते हैं वो क्या इसकी जो इम्यूनिटी रहती है बहुत वीक रहती है। जैसे आपने देखा होगा, कई मरीज आपने देखा होगा, आपने नहीं देखा होगा तो आप देख लेना, कई बार ऐसा होता है कि नहीं देखते ही, आपने देखा होगा, मैं ऐसा बोलता हूँ कई बार। HIV रिएक्टिव पेशेंट जो रहते हैं, एड्स के जो पेशेंट रहते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये जो पेशेंट रहते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक रहती है। उन मरीज को माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो उन पेशेंट को बहुत ज्यादा इफेक्टेड करता है। उनकी इम्यूनिटी पहले तो वीक है, उसके बाद में फिर उनको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस भी हो गया। तो ये इसके बाद अपने डायबिटीज वाले पेशेंट जो रहते हैं उन पेशेंट को बहुत ज्यादा टीबी होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा
जो अपने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से इफेक्टेड जो पेशेंट रहते हैं उनसे क्या कि क्लोज कांटेक्ट विद पेशेंट, उन पेशेंट से हमेशा अपने को दूर रहना है साहब, उन पेशेंट से हमको दूर रहना है। इसके अलावा उन पेशेंट को हाई रिस्क फैक्टर के अलावा अपन देख सकते हैं उनमें कि उनको स्मोकिंग नहीं कर देना, अच्छे खाने का ध्यान रखना, हाइजीन खाना उनको ध्यान खिलाना पिलाना। और इसके अलावा मेन पॉइंट अपना रहता है साहब एल्कोहल नो, एल्कोहल उनको बिल्कुल भी नहीं देना है, मतलब देना है क्या, उनको लेना नहीं चाहिए। जिनको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो इफेक्टेड है, जिन पेशेंट को टीबी है, उनको अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो होता है वो ग्रोथ कैसे करता है साहब, ग्रोथ तो करेगा। इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो रहता है वो नॉट मोटाइल, उसमें क्या मोटाइल का मतलब अपन देखते हैं कि स्पॉट्स नहीं रहता उसमें, मोटाइल को बिल्कुल चलता नहीं है वो इधर से उधर, कि वो बैक्टीरिया इधर से उधर चलता नहीं है, वो क्या एयर के कांटेक्ट में आएगा तो वो जाएगा। इसलिए ग्रोथ जो होती है अपने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की ग्रोथ होती है 37 डिग्री सेल्सियस पे, इस बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है 37 डिग्री सेल्सियस, इस बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है। अपने को यह पॉइंट हमेशा ध्यान रखना है। कोई आपसे पूछ ले कि साहब टीबी जो रहता है कौन सा बैक्टीरिया इफेक्ट करता है उसको, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस रहता है वो इसको इफेक्ट करता है। इसके अलावा जो अपने इसके अलावा ये ग्रोथ कितने टेम्परेचर पे करता है, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे करता है। इस बात का हमेशा अपने को ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं इसमें कि अपने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के और भी पॉइंट बचे हैं, इसका स्क्रीनशॉट लिए फिर अपन देखते हैं। आ चुके हैं अपने कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, साइन क्या क्या होते हैं। फर्स्ट में अपन देखते हैं कि किसी मरीज को 3 महीने तक लगातार 3 वीक तक लगातार खांसी है, क्या है प्रेसिस्टेंट कफ, क्या है 3 महीने तक लगातार खांसी है किसी मरीज को, प्रेसिस्टेंट, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, प्रेसिस्टेंट कफ क्या है 3 वीक तक, 3 वीक तक किसी मरीज को लगातार खांसी है तो उस मरीज का हमको एग्जामिन करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा, उसका सिम्टम्स अपने को ये याद रखना चाहिए। या इसके अलावा किसी मरीज को खांसी के अंदर स्पुटम के अंदर ब्लड आता है, क्या कफ विथ स्पुटम और ब्लड, अपने को ये हमेशा ध्यान रखना। किसी मरीज को खांसी के अंदर ब्लड आता है, बहुत सारे मरीज टीबी की जांच करवाने आते हैं तो वो बोलते हैं कि हमको खांसी के साथ में ब्लड आ रहा है, तो क्या कि इसका सिम्टम्स भी ये होता है क्या, कफ विथ स्पुटम और ब्लड। इसमें लिख देता हूं, आप लिख लेना। क्या कफ का हमेशा ध्यान रखना कि कफ कब क्या आ रहा है, ये कफ विथ स्पुटम और ब्लड, इसका हमको ध्यान रखना। लगातार फीवर रहना साहब, लगातार फीवर रहना उस मरीज को कि बहुत लंबे समय तक फीवर रहना, बुखार उतरेगा, ट्रीटमेंट करवाया ठीक हो गया वापस फीवर आ गया, ट्रीटमेंट करवाया फीवर वापस फीवर आ गया। ये इस अपने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस में टीबी के पेशेंट को हमेशा ये होता है। इसलिए क्या कि फीवर का ध्यान रखना अपने को, फीवर बार बार आ रहा है सब, नाइट स्वेटिंग अपने को हो रहा है, पसीना बहुत ज्यादा ना रात को, क्या है नाइट स्वेटिंग है, नाइट स्वेट्स का बहुत ध्यान रखना अपने को। इसके अलावा अपने को देखना है लूज ऑफ ब्लड, वेट लॉस, वेट लॉस बहुत ज्यादा, वेट लॉस बहुत ज्यादा होता है किसी मरीज का, तो इसका मेन क्या सिम्टम्स, ये भी आगे इधर इधर लिख देता हूं मैं कि वेट लॉस भी बहुत हो रहा है किसी मरीज का, वेट लॉस बहुत हो गया। इसके अलावा किसी मरीज को खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं, रोटी खाने की इच्छा नहीं हो रही उनको, कुछ ला के रख दोगे, जामुन ला के रख दोगे तो भी खाने की इच्छा नहीं हो रही। अब हमको खिलाओ तो हम तो खाने को तैयार है, वो नहीं खाए उसका हम क्या करें, तो इसका हमको ध्यान रखना है। खाने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं हो रही है, अगर कई बार ऐसा हो तो सब खिला दो, गुलाब जामुन खिला दो उनको, यार हमको भी खिला दो, हमको भी खाने की इच्छा होती है, इसका हमको ध्यान रखना। अब हम आ गए वापस अपने लेबोरेटरी डायग्नोसिस की तरफ, कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर होता क्या है, ये हम देखते हैं कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस के अंदर, इससे पहले जो अपन एक पॉइंट में भूल गया था वो अपने को जाना, चेस्ट पेन, चेस्ट पेन बहुत ज्यादा होता है, वीकनेस बहुत ज्यादा आती है, इसके अलावा फैटी थकान बहुत रहती है, इसमें लिख देते हैं सब फैटी, इसके अलावा वीकनेस, वीकनेस का हमको बहुत ध्यान रखना है साहब, चेस्ट पेन का हमको बहुत ध्यान रखना है।
चेस्ट पेन हो गया साहब, उनको भी इस बात का हमको ध्यान रखना है। बहुत सारे बोलेंगे डॉक्टर साहब हमको तो बुखार आ रहा है, खांसी चल रही है, पसीना आ रहा है, भूख नहीं लगती है, खांसी के साथ में ब्लड आ रहा है, खून आ रहा है सब खांसी के साथ में, तो इस ऐसे मरीज को डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि साहब इसका डायग्नोसिस करवाइए आप। अब डायग्नोसिस में क्या क्या करा था, पहले तो डॉक्टर ने उनकी हिस्ट्री कलेक्ट करी, हिस्ट्री कलेक्ट करते, हिस्ट्री में कलेक्ट क्या क्या, फिजिकल एग्जामिनेशन किया। अब फिजिकल एग्जामिनेशन कैसे किया, जो मैंने आपको भी बताया है। फिजिकल एग्जामिनेशन क्या किया साहब, उनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, ये डॉक्टर ने क्या किया, डायग्नोसिस में फिजिकल एग्जामिनेशन किया। तो डायग्नोसिस करते अपन, इसका क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन। ये फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन डॉक्टर ने कैसा फिजिकल एग्जामिनेशन किया। अब स्पुटम एग्जामिनेशन, स्पुटम एग्जामिनेशन में क्या करेंगे, सीबी नाट की जांच कर, खकार की जांच कराएंगे। अब खकार की जांच करवाई तो कैसे करवाई जांच, आप ये देखिए, खकार की जांच करवाई, आपको एक छोटी सी डिब्बी देंगे। अब डिब्बी देंगे तो उसमें क्या करेंगे, सुबह साहब आप जल्दी उठना, पानी मत पीना, कुल्ला मत करना, चाय भी मत पीना, पहले कफ लेके हमको देना, तो हम उसकी जांच करेंगे। काय की जांच करेंगे साहब, स्पुटम की जांच करेंगे। अब स्पुटम की जांच को हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं सीबी नाट, सीबी नाट की जांच करना है तो क्या स्पुटम की जांच करेंगे। सेकेंड क्या हो गया, स्पुटम की जांच करेंगे, स्पुटम एग्जामिनेशन, स्पुटम एग्जामिनेशन को अपन बोलेंगे सीबी नाट, सीबी नाट अपन इसको बोलते हैं कि सीबी नाट होता क्या है। इसके अलावा मेंटॉक्स टेस्ट, अब मेंटॉक्स टेस्ट कैसे बोलेंगे, ट्यूबरकुलोसिस स्किन टेस्ट। आपने देखा होगा बच्चों को सबसे ज्यादा स्किन पे यहाँ पे एक टीका लगाते हैं 0.2 मॉन्टेक्स का टीका लगाते हैं। उससे क्या कि अपनी जो स्किन रहती है उसके अंदर रेशेस, यहाँ पे जो जहां टीका लगाते हैं, यहाँ पे क्या क्या मॉन्टेक्स का टीका लगाते हैं, उसमें पता चल जाएगा अपनी स्किन, जो ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट उसको अपन बोल सकते हैं। तो क्या मॉन्टेक्स का टीका लगाएंगे। फर्स्ट ये हो गया, सेकेंड ये हो गया अपना, थर्ड है मॉन्टेक्स, मॉन्टेक्स टेस्ट अपन इसको बोल सकते हैं। इसके अलावा फोर्थ में अपन देखते हैं कि सबसे पहले एक्सरे करवाते हैं। किसी मरीज को 3 वीक से ज्यादा खांसी हो तो उसका अपन क्या एक्सरे करवाते, एक्सरे में पता चल जाएगा सब अपने को एकदम एक्सरे आ रहा नेड एंड क्लीन तो कुछ नहीं। अगर उसमें कुछ गड़बड़ आए, एयर के बबल्स आए या फेफड़े काले काले आए तो उसमें भी ध्यान रखना है साहब, क्या है एक्सरे करवा दिए साहब, एक्सरे भी करवा लिया हमने। अब एक्सरे करवा लिया, पांचवा पॉइंट आ गया अपना, एक्सरे में किसी मरीज का हमको पता भी नहीं चल रहा मॉन्टेक्स टेस्ट करवा लिया, उसमें पता नहीं चल रहा, स्पुटम में पता नहीं चल रहा। इसके बाद में आती है अपनी सीटी स्कैन, HRCT अपन इसको करवाते हैं साहब के सीटी हो रही है, सीटी में आपको एक्यूरेट कंफर्म हो जाएगा साहब, सीटी स्कैन में आपको कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद एमआरआई, सीटी स्कैन में एमआरआई लेके आ गए हम, एमआरआई करवाए हमने, डॉक्टर साहब तेरा पैसा लग गया माँ का, तो बीमारी था क्या समझ में ही नहीं रहा। बार तक ऐसे बोलते हैं गाँव वाले कि डॉक्टर साहब था कि तो बीमारी समझ में रही, कई डॉक्टर है, ऐसा कुछ नहीं होता। कई बार बीमारी डिटेक्ट, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कई बार डिटेक्ट नहीं हो पाता है, इस वजह से डॉक्टर क्या के ये इसकी सीटी और एमआरआई करवाते हैं। सीटी भी करवा ली साहब हमने, इसके बाद एमआरआई भी करवा ली। अब सीटी स्कैन में अंदर करवाएंगे अपन HRCT करवाते, अब HRCT भी करवा ली और एमआरआई भी करवा ली। इसके अलावा मेन अपना टेस्ट रहता है ESR, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। इस नाम में देखिए आप, ESR में इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, इरिथ्रोसाइट क्या होता है, आरबीसी का सेकंड नाम होता है साहब। सेडिमेंट किसे बोलेंगे अपन के, सेडिमेंट साहब आरबीसी सेडिमेंट हो गई, और इसकी रेट इरिथ्रोसाइट सेडिमेंट रेट, आरबीसी के नीचे सेडिमेंट होने की जो रेट होती है, जो दर रहती है, वो इसमें देखी जाती है। अपने को ESR भी करवा लेना है साहब, ये ESR हो गया, ये ESR भी करवा लिया हमने, ESR का इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट हमने करवाई। अब हम देखते हैं कि इसका मैनेजमेंट क्या क्या होता है। इतने में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम मिलते हैं इसके मैनेजमेंट के साथ में। आप एक बात का ध्यान रखिए, आपने इतना वीडियो देखा, सब्सक्राइब किया नहीं किया ना, करो यार सब्सक्राइब, हम भी देखेंगे, सब्सक्राइब करो यार, सब्सक्राइब बढ़ाओ हमारे, शेयर करो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन देखें वापस हम अपने की मेडिकल माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का मैनेजमेंट क्या क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या क्या होता है। लास्ट पॉइंट यही रहता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या क्या होता है, कि ट्रीटमेंट के ऊपर देखते क्या है। फर्स्ट में आता है मेडिकल मैनेजमेंट। अब मेडिकल मैनेजमेंट में भी और अपने पॉइंट होते हैं।
मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर आता है एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी। तो एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी क्या क्या होती है? एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी के अंदर हम देखते हैं इसका ट्रीटमेंट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटमेंट देखते हैं डॉट्स, DOTS थेरेपी। फर्स्ट में अपन देखते हैं यहाँ पे क्या, मेडिकल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट फर्स्ट है एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी, एंटी ट्यूबरकुलर थेरेपी। सेकेंड है DOTS। अब DOTS थेरेपी क्या होती है, इसका पूरा नाम क्या होता है? क्या आपको पता है इसका पूरा नाम क्या होता है? पूरा नाम बताइए अगर आपको पता हो तो कमेंट करके। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, सिंपल सा फंडा है, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट्स। क्या है? DOTS का नाम है डायरेक्टली ट्रीटमेंट। अब डायरेक्टली ट्रीटमेंट कैसे हो गया था? उसका ट्रीटमेंट क्या ओके बीच बीच में मेरे अंदर क्या अमिताभ बच्चन जाग जाता है, इस वजह से उसकी आवाज मेरे को निकालने का शौक है, मतलब उनकी आवाज थोड़ी उसकी क्या बड़े हमसे, इस वजह से। क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। DOTS का क्या है? डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट। थर्ड जो अपना होता है हाँ सॉरी भूल गया था मैं, फर्स्ट सेकंड जो हो गया। अब थर्ड अपना होता है फर्स्ट लाइन के अंदर अपन देखते हैं थर्ड में क्या, थर्ड में अपन आ गई अपनी फर्स्ट लाइन। अब फर्स्ट लाइन में क्या क्या होता है? फर्स्ट लाइन ड्रग जो रहते हैं अपने पास में कौन कौन से, आपको टीबी हुई कंफर्म होगी, सब आपको टीबी हो गई। अब टीबी हो गई कंफर्म अपन देंगे सब उनको गोलियां दवाई देंगे। अब बहुत सारे बोलते सब गोलियां दवाई, अब गोली दवाई आ गई तो गोली दवाई कितनी लंबी तक देंगे अपन? 6 महीने से 9 महीने तक उस मरीज को लगातार गोलियां खानी पड़ती है। 6 महीने तो मिनिमम खानी पड़ती है। अब मिनिमम खाने तक उसमें ड्रग कौन कौन सा होता है अपन देखते हैं। इसमें ड्रग होता है आइसोनाइज्ड ड्रग। फर्स्ट क्या, फर्स्ट लाइन ड्रग क्या हो गया? फर्स्ट लाइन इसको हटा देते हैं अपन, फर्स्ट लाइन ड्रग में क्या हो गया? आइसोनाइज्ड ये एक ड्रग है, ये एक दवाई रहती है, एक टेबलेट रहती है। आइसोनाइज्ड मतलब स्पेलिंग थोड़ा भूल गया मैं, आइसोनाइज्ड इसमें रहती है। इसका रिफाम्सिन, रिफासिन करके मेडिसिन है, मेरे के स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो जाती है। रिफाम्सिन, इसमें से आई हट जाएगा, इसमें और आई यहाँ आई लग जाए, रिफाम्सिन। इसके अलावा अपन एक और मेडिसिन आती है आइथम्बेक्ट करके, वो मेरे को थोड़ा नाम स्पेलिंग मिस्टेक आ रही है। सेकंड मतलब कि जो सेकंड लाइन ड्रग जो रहते हैं, अपन सेकंड लाइन ड्रग भी इसमें देख लेंगे। थर्ड पॉइंट अपना हो गया। फोर्थ पॉइंट अपन देखेंगे सेकंड लाइन ड्रग्स इसमें देखेंगे। अब सेकंड लाइन ड्रग्स में क्या क्या होता है? केनामाइसिन, अमिकासिन, लियोफ्लॉक्सासिन, ये क्या सेकंड ड्रग हो गए। सेकंड ड्रग में क्या? केनामाइसिन हो गया, केनामाइसिन, अमिकासिन और लियोफ्लॉक्सासिन। अब इसमें क्या सीन आ रहा बीच में? लियोफ्लॉक्सासिन ये आ गया। इसके अलावा BCG। अब BCG क्या क्या होता है? बहुत सारे बोलेंगे BCG वैक्सीन होती है। अब BCG वैक्सीन किससे बोलेंगे सब? बेसिलस है कि नहीं? बेसिलस वैक्सीन होती है, BCG एक वैक्सीन होती है। अपने को हमेशा इसका ध्यान रखना है, BCG वैक्सीन। इसका नाम आप मेरे को कमेंट कर देना कि वैक्सीन का नाम पूरा आप मेरे को कमेंट कर देना एक बार। इसके अलावा सपोर्टिव ट्रीटमेंट के अंदर हम देखते हैं, सपोर्टिव ट्रीटमेंट के अंदर हम देखते हैं कि प्रॉपर वेंटिलेशन एनवायरनमेंट होना चाहिए। अब प्रॉपर वेंटिलेशन क्या? साहब हमको खेत में बिठाना है मरीज को, अच्छा एनवायरनमेंट रहेगा, हवा अच्छी आएगी, ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना ही नहीं है। प्रॉपर वेंटिलेशन का मतलब होता है कि साहब उस जो पेशेंट रहता है, टीबी इन्फेक्टेड जो मरीज रहता है, उसको प्रॉपर हवा, प्योर ऑक्सीजन मिलना चाहिए। इसके अलावा उस मरीज को रेस्ट करवाना चाहिए। क्या सपोर्टिव ट्रीटमेंट में इधर लिख देता हूं, इसको हटा के
यहाँ इसका स्क्रीनशॉट लेना, तो इधर लिख देता हूं सपोर्टिव ट्रीटमेंट। सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या? प्रॉपर वेंटिलेट। क्या? प्रॉपर वेंटिलेशन के अलावा किस उस मरीज को हमेशा रेस्ट की बोले, जैसे आप रेस्ट करो। उसका हाइजीन प्रोटीन का उस मरीज को हमेशा ध्यान रखना है कि हाइजीन प्रोटीन खिलाना, उसको खाना अच्छा खिलाना है, खाने का ध्यान रखना है कि उसको हाइजीन प्रोटीन हमको देना, हाइजीन खाना हमको देना, अच्छी कैलोरी वाला खाना हमको देना, हाई कैलोरी हमको देना उस मरीज को। इस बात का हमको ध्यान रखना है, इस बात का हमको हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बहुत क्रॉनिक डिजीज होती है, क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है, इस बात का हमको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब हमने आज पढ़ा है, क्या पढ़ा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के बारे में, टीबी के बारे में आज हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा हमने? सब इंट्रोडक्शन पढ़ा। इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ा कि क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है। क्रॉनिक इन्फेक्शन होता है, कौन सी स्पीसीज को क्रॉस करती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्रॉस करती है, ये हमने पढ़ा है। इसके अलावा इसका डायग्नोसिस हमने पढ़ा है, सब इसका डायग्नोसिस हमने पढ़ा, मैनेजमेंट ट्रीटमेंट हमने पढ़ा, इसका सपोर्टिव ट्रीटमेंट हमने पढ़ा है। ये सारी चीजें आज हमने पढ़ी है इस टॉपिक में। इससे रिलेटेड अगर आपको और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बताइए कि और हम और भी अच्छे आपके डाउट क्लियर कर सके, नई नई बीमारियों के बारे में आपको बता सके। आप हमें सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है, इसीलिए आप हमें सब्सक्राइब करिए। आपका सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ाने में मदद करता है, आगे बढ़ाने में मदद करेगा, तो आप प्लीज हमें सब्सक्राइब करिए। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं महेश परमार, द मेडिकल मेंटोर। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।